नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिंदे का भाग दूसरा। निर्मल वर्मा। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है, वो नहीं टिक पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखा। वह मुड़ी और इससे पहले कि कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री हैट धप्प से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही जैसे इसके सिर पर गिरीश का हैट है। माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को होठों से छुआ और उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों से समेट लिया है। लतिका। गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं ना ईचर ऑफ कुमाऊँ। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था? ना, मैं कुछ नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा। ना, मैं कुछ नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, बल्कि वह जो नहीं कहा जा रहा, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के स्वरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यानमग्न प्रस्तर सा मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी रही। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सारी थकान उमड़। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियाँ लेती हैं। फादर एडमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया, बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला, देवी मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही लाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा? कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। बिपिक बिलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई हैं। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा पड़ा था और उनमें से कोई लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे कुछ क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी लड़ी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं। और डॉक्टर मुखर्जी? फादर का ऊपरी होठ तनिक खिंच जाया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2-3 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफ़ी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर होटल में रह सकती है। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछे मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय बहुत कुछ अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड बहुत हतप्रभ से हो गए। बात टालते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था।
स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है। वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों में से क्रॉस किया। फादर एडमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी ने से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वो डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लड़का का रोन ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड। अब क्या बारिश होगी। ह्यूबर्ट अब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उजलती हुई रोशनी मिट्टी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई की छुई मुई देशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मंदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट निरंतर खामोशी की अंधेरी खो में निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों को की कांपती मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ तक खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुशी गूंजों के सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं, इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है। डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है। शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफ़ेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कैंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए असली मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लड़का एक छोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं। ह्यूबर्ट की दृष्टि लड़के पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लड़का का गला गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो गया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाब के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं। सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। अभी तक तो यही इरादा। यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं। चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में वह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लड़का
तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पैविलियन को छोड़कर मिलिट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया कि छुट्टियों के दिनों में जब भी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता तो वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली आती थी। उससे सटी पहाड़ी पर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गालों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के से घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन का एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिखा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था। बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाता है था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो नहीं झूठ नहीं बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लग जा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियाँ दूभर हो जाता। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमुखी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सपना सरक आया। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव गिरा। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियाँ फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगता। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छाया नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरंस के लाल फूल दमक आते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पिछले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊँ रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारे के नीचे फौजी बैंड बजाता है। फौजी अक्सर फैंसी ड्रेस में से भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट।
फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल में उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है, छुट्टियाँ खत्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लतना ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित व्याकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिपटा कर चुप हो गई। उसे लगा मानो इतनी देर से मैं पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हूँ। मुझे माफ़ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते रुक गया। लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले बिग चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो। ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका, आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के बाहर खड़े रहे। मीडोज़ पगडंडियों पत्तों छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई खोसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक की काली आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मीडोज़ को दो बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल में चलती हुई दियासलाई को दबा डाला तो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर की ओर फेंक दी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों की गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी की गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्करपारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का असर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक मकान की ताज के पत्तों की तरह गिरता जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुँह लेट गया। उनकी आंखें मूंद गईं और माथे पर बालों की लटें छूट गईं। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ता जोड़ना काफ़ी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इसी पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी भी उबेगा
कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिसूर, मैं सुखी हूँ। मिसूर ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उत्कृष्ट, लापरवाह और उनकी समझती रही, सन की समझती रही, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उसे याद नहीं। मिसूर ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिसूर ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयाँ निकाल ली। फिर उसके नीचे अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफ़ी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविच और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों से कॉफ़ी उड़लते हुए मिसूर ने कहा, डॉक्टर, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिसूर नीचे झुककर देखा तो वह कुन्नी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होंठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मैरी, व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी खिसता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियाँ तोड़ रही थीं। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भी झूला, भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उबकर हवा में दो चार निरुद्देश चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाज़ें निरक्ता के हल्के झीने से पर्दे से सलवटें बिछा जाती हैं। मूक लहरों की हवा में तैरती हैं, मानो कोई दबे पांव झाँक कर अदृश्य संकेत कर रहा है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थे। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर रात तक बैठी थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर सोफा का नॉक्टर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी बुरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपने जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ काँप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वहाँ झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, ज़रा मुझे लिफाफा दिखाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद पक पड़िया। लिफाफे की कुमाऊं रेजिडेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। यह कौन है? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे और उसकी आंखों में निरी याचना का भाव गिराया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने लमचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही।
जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खुशट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का प्रथम परिचय हो उस अनुभूत से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने छिप में छिपाया रहती है। एक अनिवर्षणीय सुख जो पीड़ा के लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोच क्या रही थी? सोच कहाँ रही थी? जी रही थी उस क्षण को जो भी भय विस्मय के बीच भींचा था, सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुस्वप्न की मॉर्निंग टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट जाता था, तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वह वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा है। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दूर धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, वह अभी मिला ही नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का प्रयोग करती। तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। अब वैसा याद वह करती है कि तू जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती थी। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिश के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदार पर खुदे अदमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मेडोज के घने सन्नाटे में नाले उस पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाज़ें गूंज जाती थी। वाट डू यू वांट, वाट डू यू वांट। तितलियाँ झिंगुर जुगनू मेडोज पर उतरती हुई सांझ की छायों में पता नहीं चलता कौन आवाज़ किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाज़ों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था अब वे एक स्वरता अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है, झाड़ियों की झुनमुन से पैरों को फड़फड़ाता हुआ झपटकर कोई ऊपर में उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं। मेडोज के झरने का चकरता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों की और पहियों की चित्कार गूंजती रही। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मेडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिसूट के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीब गरीब चीज़ें लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख के को बालों में लगाए हुए थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेंत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिसूर ने से छिपाकर एक दूसरे जगह को दिखा रही थी एक दूसरे को। मिसूर लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मेडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फलांग चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को ज़मीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगी से कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि खत्म होने का नाम नहीं।
डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड के पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूँछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफ़ी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मीडोज़ और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांझ के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिरे से नीचे झुका लिया। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों के ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, मानो किसी की टो में स्तब्ध ठिठक गई है। डॉक्टर मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टार चलाकर लतिका से आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चिरमाहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द मामूली नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद यह लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा लें। इसे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ नहीं कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट ज़रा सी बात पर चिंतित होता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का सर सहसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरी छाया में चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च से मध्यम रोशनी लतिका पर दी। उसने देखा कि लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह रह रहकर पत्ते सी काँप रही जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे थे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गईं। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश के त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों की उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदान की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि बर्फ़ के दिनों की, जब वे नीचे अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बस डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर रॉबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज़ के झरने के भूतेल स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी को झुकाकर डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। डॉक्टर हॉस्टल पहुँचते पहुँचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने ही नहीं पाते थे कि हवा थपेड़ों धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिडेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसकी पसलियों पर चिपकती जा रही थी। अनायास की आंखें नींद के बोझ से छपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा, और अब वो गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अंधमुंदी आंखें खुल गईं। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया,
तब वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात को कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान, सब परेशानियों, प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर की आंख बिचौली खेलते खेलते उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज़ उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलझन नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा के कांपते पर्दों की छाया हिल रही थी। बिजली फड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी बातों, कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में और लैंप का धीमा सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मुख हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा कि सीढ़ियों से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता। फिर सहसा आवाज़ धीमी पड़, मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया। उसकी एक बाँह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी। इसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा नीचे झुकाइए ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट, डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को इशारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खींच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच में गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट, प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीन की छायाएं डगमगाने लगी। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ा रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनसान अंधेरे कॉरिडोर की छत से टकरा देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट, डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर भी उसे खींच सी हो आई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। रॉबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता था। ह्यूबर्ट कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मुझे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा और कुछ देर तक डॉक्टर की आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा। फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का सर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते हुए उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी ने रेलिंग सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी करी हो जाती तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने की रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुँचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीज के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वो कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्म धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े थे। कॉन्वेंट
स्कूल के बाहर फैले लॉन से झिंगुरे के अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता की ओर को और भी घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर जिसे जानना चाहिए लेकिन नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अवचल रेलिंग पर झुकी हुई थी। ऐसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्त भाव था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपके रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई तो मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया। जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं भी दूसरी शादी करने में भी नहीं चिकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रूंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही थी वह कह नहीं पा रही है। जिसे अंधेरे में कुछ खो गया है, जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। या तो आपको फादर एडमंड सी बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे की रेलिंग में सटी खड़ी रही। हवा के चलने से कॉरिडोर जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधने वाली लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने पुरानी कॉपियों का अखबार और रद्दी के ढेर लगा दिए थे। वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगे। लतिका ने लैंप उठाया अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली सी रेखा दरवाजे के बाहर खिंच आई है। लतिका को कुछ याद आया और कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पाँव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर